नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। सुल्तानपुर में हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री आदर्श तिवारी, अंकुर जी। इनका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आदर्श जी, मेरा पहला सवाल यही है कि चुनावी महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? विपक्ष की एंट्री तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि माता मेनका गांधी जी ने इतना काम किया है कि हम कहते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में कि हमें योगी मोदी के काम की बखान न करके आदरणीय माता मेनका संजय गांधी जी के कार्य को देखते हुए बोलते हैं। और जहाँ तक मेरा विश्वास ही नहीं, पूरा समर्थन मिलेगा हमको, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता यहाँ से 2 लाख के पार मत हमको देने जा रही है। जीत जाएगी 2 लाख। मतलब ये जीत का वो होगा या मतलब टोटल मत होगा? ये जीत का अंतर मैं बता रहा हूँ, जीत का अंतर होगा। टोटल मत 8 लाख के पार रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सुल्तानपुर लोकसभा सीट से इस बार माता जी के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमती मेनका गांधी जी जो कि चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर दूसरी बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं और 8 बार की सांसद रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, और इस बार फिर से चुनावी मैदान सुल्तानपुर लोकसभा से है। और आइए इनसे और जानते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यही आपसे ये है कि विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार और भाजपा के सांसद प्रतिनिधि जितने भी हैं सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया है, जनता को बहलाने फुसलाने का काम किया है, और इनके द्वारा जो विकास की बात की जाती है, विकास का पहला अक्षर ही अधूरा है। इसके बारे में क्या कहें? इसमें कुछ नहीं कहना है। अगर जनता के बीच हम जाते हैं चुनाव में हम आते हैं हर 5 साल पर, और ये तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमने काम किया, हमको विश्वास है ना, जनता हमको क्यों चुनकर भेज रही है भाई। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी आपका कब्जा है, विपक्ष का कहना है। आप एक चीज बताइए, आप एक पत्रकार के नाते आपसे एक सवाल पूछूं। पिछले जमाने में हम बैलगाड़ी से चलते थे कि नहीं चलते? हाँ, वो तो सही बात है, बिल्कुल चलते थे। जब हम बैलगाड़ी जमाना हटा तो हम मोटरसाइकिल पे आए, उसके बाद 4 व्हीलर पे आए, उसके बाद गाड़ी। तो जब देश तरक्की की ओर विकसित हो, भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे क्या? लेकिन उनका कहना है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव ना कराइए। अभी बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम जिस ईवीएम से आप चुनाव करा रहे हैं उसमें हर एक वोट के साथ एक पर्ची निकलनी चाहिए, जिससे ये कंफर्म हो सके कि हम वोट जिसको दे रहे हैं उसी को वोट जा रहा है या हमारा वोट कहीं ना कहीं हैक करके भाजपा को जा रहा है। देखिए, इस विषय पर मैं नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि ये चुनाव आयोग का कार्य है, वो चुनाव आयोग देखेगा। आप भी जानते हैं ये सरकारी एजेंसियाँ पूरी सरकार से स्वतंत्र है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। ये कांग्रेस के समय में भी होता आया था, हमारे समय में भी होता आया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ईवीएम से। तो ईवीएम का चुनाव और इससे समय के लोगों का समय की बचत है, जल्दी परिणाम होते हैं, निकलते हैं। ये सरकार इसके अधीन नहीं है, सरकार के अधीन नहीं है ये चीज़। चलिए एक बात और, इसी पे एक सवाल और करेंगे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार से लेके आपकी केंद्र की सरकार ने यहाँ के लिए कितना काम किया उत्तर प्रदेश के लिए? ये तो आप जानते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मैं योजना गिनाने लगूंगा तो आपके चैनल में समय खत्म हो जाएगा। और फिलहाल मैं गिनती से गिनाना चाहूँगा। किसान योजना के सम्मान निधि के द्वारा किसानों को सम्मान दिया गया। स्वराज किसान निधि के माध्यम से किसानों को जो है हर दूसरे माह में किस्त आती है, उनको मिलता है सम्मान। उसके बाद गाँव की महिलाओं को, चाहे शहर की महिलाओं को, उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर के माध्यम से, प्रधानमंत्री शौचालय के माध्यम से जो खेतों में महिलाएं जाया करती थी, दिक्कतें होती थी, वो घर की शौचालय व्यवस्था कराई गई। और यहाँ तक कि विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा लैपटॉप देकर के सम्मान दिया जा रहा है। आप इसी एक बार आपकी बात मैं काटूंगा। आप जो लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो फिर तो आपके उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष की पार्टी है, उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनका कहना कहीं ना कहीं लैपटॉप योजना हमने शुरू की थी और कहीं ना कहीं आप उसी की नकल कर रहे हैं। आप नया क्या कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैसियत से न कहते हुए गाँव जनता का बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो सरकार काम अच्छा करे, हम ये नहीं कहते हमारी सरकार अच्छा करे, कोई भी सरकार काम अच्छा करे, अगर उसकी योजना अच्छी है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया और आगे भी करके दिखाते रहे। जो पिछली सरकारों की योजनाएं अच्छी, उसको हमने चलाया है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार में, केंद्र की सरकार हो, जो राज्य में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं,
इस सरकार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई की मार लोगों पे पड़ी है कि नहीं पड़ी है? कभी नहीं पड़ी है। रोजगार के माध्यम से ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा लेखपाल भर्ती हुई, जिसमें 70,000 लेखपालों भर्ती हुई, 60,000 अभी जो है पेपर लीक ना हुआ होता तो 60,000। लेकिन सर यही सवाल तो उठते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार में पेपर लीक होते हैं और उन गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है जो 6 महीना साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद सेंटर पे किसी तरीके से पहुंचते हैं, धन का अभाव होता है, किसी तरीके से वो अपना जुगाड़ करके सेंटर तक जाते हैं और परीक्षा केंद्र से जब परीक्षा देके वापस घर आते हैं और दूसरे दिन सुबह उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया है और कहीं ना कहीं फिर से परीक्षा होगी और फिर से उनका समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, या आप मानते हैं प्रशासन जिम्मेदार है, या आप मानते हैं दोनों जिम्मेदार हैं? इसके लिए देखिए, हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी ने ये स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होगी और ये भी सुनिश्चित किया है कि अगली बार जब पेपर होगा तो बसें फ्री लगाई जाएंगी, केंद्रों तक फ्री में सुविधा है आने और जाने की भी। हाँ, ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी हमारे बीच में रह करके वो ये सब काम। लेकिन पेपर के पहले आपकी बात मैं काटूंगा, क्षमा चाहूंगा, पेपर होने के पहले ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा क्यों नहीं की जाती कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? अब तो SIT का गठन भी कर दिया गया है, आपने सुना होगा। अब की सरकार को इस पर सख्त रवैया रखी है और उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे कि वो कभी दोबारा पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कहना है कि इस बार 400 पार, तो क्या ये आपको लगता है कि संभव हो पाएगा इस भारत देश में? बिल्कुल संभव हो पाएगा। जो असंभव था उसको संभव करके आदरणीय मोदी जी ने ये दिखाया है। तो जो असंभव है वो संभव करके है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है होती है तो मुमकिन है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि मोदी सरकार के ऊपर इस बार विपक्ष के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं उनके 2 मेन खिलाड़ी को जेल में डाला गया है। इसलिए डाला गया कहीं ना कहीं भाजपा को डर लगता है कि बाहर रहेंगे तो इस बार आपको चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। जहाँ तक सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगी आगे। और मैं आपको इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं? बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, धनबाही करेगा, चाहे वो शराब घोटाले के मामले में हो, चाहे वो 2G घोटाले के मामले हो, चाहे 3G घोटाले के मामले हो, चाहे GJD घोटाले के मामले हो, ये सारे लोग जेल के पीछे जाएंगे। जब जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी तो ये लोग फंसेंगे, जाएंगे और हाय तौबा सरकार के ऊपर लगाएंगे। लेकिन सर ED CBI तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही काम करती है ना? अंतर्गत काम नहीं करती है, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। आप पता करिए, ये स्वतंत्र है, ये सरकार के अधीन नहीं रहती है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन आप कहेंगे तो ये गलत होगा। नहीं, कोर्ट तो सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ED CBI को जो चलाने का काम होता है, जो उनके ऊपर स्वामित्व का काम होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है। भारत देश से मतलब जो केंद्र में सरकार होती है कि ED CBI वही मतलब उन्हीं के अंतर्गत आती है? नहीं, अंतर्गत नहीं आती है। ये सरकारी एजेंसियां हैं, सरकार से ये वेतन जरूर लेते हैं। पुलिस विभाग इस तरह है, CBI है, ED है, क्राइम ब्रांच है, ये सारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। ये जनता के सेवक हैं, जनता की नौकरी करते हैं और ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इस लोगों को खलबलाहट मची हुई है, क्यों इनके मंत्री जेल जा रहे हैं? भाई उसमें हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। हमारे पास नहीं, ये ED के पास और सरकारी एजेंसियों के पास, इनके पास पक्का सबूत है। सरकार सरकारी खजानों का दुरुपयोग कर रहे थे ये दिल्ली की सरकार। जो शराब नीति में इन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया, उसको आप देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा ये घोटाला कैसे हुआ। अभी हमारे प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसके विषय में बहुत ही साफ स्पष्ट रूप से बताया है, चैनलों पे चिल्ला के बताया है कि शराब घोटाला कैसे हुआ, कहाँ हुआ है। उसको आप देखिए, पढ़िए, आप चलिए एक हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।